11th फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर है, रेस्ट, मोशन एंड काइनेमेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी चैप्टर की तरह, और इसमें वेक्टर्स की नॉलेज का बहुत इस्तेमाल होगा। जिससे पहले हमने वेक्टर्स के बारे में बहुत पढ़ा, डायरेक्शन हमने देखा, आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर्स हमने देखे। तो उसकी जो वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंस है, वो यहाँ इसी इंसान के सामने तुम्हें दिखेगी। काइनेमेटिक्स में उसका बहुत यूज़ होगा। काइनेमेटिक्स में हम पढ़ क्या रहे हैं? काइनेमेटिक्स में हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई किसी चीज़ के मोशन को आप डिफाइन कैसे करो, किसी चीज़ के मोशन को डिफाइन कैसे करोगे। आपसे जैसे पूछ लिया जाए कि सामने सड़क पे कोई चीज़ चल रही है, कोई अश्व चल रहा है, कोई घोड़ा चल रहा है, या कोई इंसान ही चल रहा है, तो चल रहा है कि खड़ा हुआ है कैसे बताओगे? तुम बोलो ये कोई बात है? तो खड़ा होगा तो हम बोल देंगे कि वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस कवर्ड 0 है, तो खड़ा हुआ। और कुछ अगर डिस्टेंस उसने कवर किया कुछ वेलोसिटी के साथ या कुछ स्पीड के साथ, तो बोल दोगे कि वो मोशन में है। लेकिन इतना आसान होता तो मैं पूछता क्यों? और इसी क्वेश्चन पे ये इतना बड़ा चैप्टर क्यों बन जाता है, काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब इसकी गंभीरता क्या है ये एक एग्जांपल से समझो। कि जैसे मान लो एक ट्रेन है, वंदे भारत एक्सप्रेस। कोई मनुष्य, कोई ह्यूमन बीइंग यहाँ खड़ा है या यहाँ बैठा है, और आप यहाँ बैठे हो, ट्रेन देख रहे हो। तो अब ये बताओ कि ये लड़का या जो भी है इंसान, ह्यूमन बीइंग, ये चल रहा है क्या? ये मोशन में है? इज ही एट मोशन और इज ही एट रेस्ट? इज ही एट मोशन और इज ही एट रेस्ट? तो कैसे बताओगे? तुम बोलोगे कि ये ट्रेन चल रही है और उसके ट्रेन के ऊपर ये बैठा हुआ है तो ये चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी बात करें, इस इंसान की बात करें, तो इसके लिए तो जो भी बाहर का एनवायरनमेंट है, ट्रेन के बाहर का, पेड़ भी होंगे, तुम भी हो, पहाड़ भी हैं, सूर्य भी है, तो इसके लिए तो ये सब मोशन में है ना। हम बोलते हैं कि जैसे हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो भोपाल निकल गया कि जयपुर आने वाला है, कि जबलपुर बीत गया। हम ट्रेन में बैठ के ऐसा कहते हैं, पर ये शहर चल तो सकते नहीं, इतना तो पता है, ये शहर चल नहीं पाएंगे। तो फिर क्यों, जैसे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि पेड़ जा रहे हैं, ये पहाड़ पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि ट्रेन में बैठे हुए इंसान को ऐसा इंट्यूशन होगा, ऐसा फीलिंग होगी कि मैं कांस्टेंट हूँ, कि मैं एट रेस्ट हूँ, कि मेरी वेलोसिटी 0 है, कि मैं तो बस बैठा हूँ। और बाहर जब वो देखेगा तो सारी चीजें भागती जा रही हैं। ट्रेन के रिस्पेक्ट से ये ट्री, ये पेड़, ये इंसान, ये पहाड़, ये सूरज तो वैसे नहीं दिखता है ऐसे, लेकिन बाकी जो भी चीज़ें हैं ट्रेन के बाहर, जो बाहर जो भी चीज़ें हैं वो उसे मोशन में नजर आएंगी। समझ रहे हो? और अगर यहाँ बैठे हो तुम और यहाँ से देख के बता रहे हो कि ये जा रहा है, मोशन में है, और अगर तुम यहाँ ना होके इसके बगल वाली सीट में बैठते, यहाँ बैठते अगर, तो फिर तुम ये नहीं कहते कि ये मोशन में है, फिर तुम कहते ये रेस्ट पे है, बैठा हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। दो केसेस से हमने ये देखा, बस इस डिफरेंस से कि आदमी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अगर बाहर है तो उसके लिए ये जो दूसरा इंसान है वो मोशन में है, पर वही आदमी अगर अंदर है तो उसके लिए वो एट रेस्ट है। समझ रहे हो?
कि मतलब मोशन जो है किसी भी पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो डिपेंड करती है कि देखने वाले के नज़रियों, उसकी आंखों पे, कि कहाँ से उसको देखा जा रहा है। समझ रहे? ये चीज़ है रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स में। इसमें हम यही समझेंगे कि मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसे डिफाइन कैसे करोगे और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, उनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होगी। एवरेज स्पीड या वेलोसिटी या एवरेज एक्सेलरेशन या इन सब के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इन सब का क्या मतलब है वो हम इसमें जानेंगे। लेकिन इससे पहले इंटीग्रेशन की बहुत ज़रूरत है इसमें, इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरत है इसमें। डिफरेंशिएशन मैंने एक पहले के वीडियो में बताया था, डिफरेंशियल कैलकुलस एक्यूरेट मेजरर, उसमें मैंने बताया था। आज इंटीग्रल कैलकुलस का थोड़ा सा पार्ट हम देखेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत है इसमें। तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कैलकुलस क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब है इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट होना। समझ रहे हो? जैसे कोई बढ़िया सा एग्जांपल अगर लें, क्लासिक एग्जांपल अगर लेना है तो जैसे किसी कार की स्पीड है, इसकी कोई स्पीड है v, और कुछ टाइम के लिए ये इसकी जर्नी घटित हुई, तो इस जर्नी के दौरान इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। अगर ये नॉन ज़ीरो है तो स्पीड इसकी कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, तो कुछ डिस्टेंस हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्यूमुलेट होता गया, इकट्ठा होता गया। समझ रहे? या फिर और एक अच्छा एग्जांपल अगर लें इसका, तो जब कोई चीज़ डाउनलोड की जाती है, मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई चीज़ डाउनलोड की जाती है, कोई फाइल डाउनलोड की जाती है, तो दो चीज़ों पे ये बात डिपेंड करेगी कि जो डाउनलोड है वो कितना एफिशिएंटली, या एफिशिएंटली बात ना करें तो सीधा से ये बोल दें कि कितना फाइल्स डाउनलोड हो पाएंगी। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक तो इंटरनेट की स्पीड, और टाइम। इंटरनेट की स्पीड और टाइम, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइल्स डाउनलोडेड, और टाइम तो जरूरी है क्योंकि समय के साथ, बीतते समय के साथ चीज़ें आपकी जो फाइल्स हैं वो डाउनलोड होती हैं। अगर इसका ग्राफ बना ले, एक ग्राफ अगर इसका बना ले, अच्छा ग्राफ बना ले इसका, तो अगर ये टाइम टेकन है और ये इंटरनेट स्पीड है, मैं अभी मान रहा हूं कि इंटरनेट स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट है, तो 0 से लेके कोई एक टाइम की वैल्यू मान लो t सेकेंड, 0 से t सेकेंड तक कितनी फाइल्स डाउनलोडेड हुई होंगी। तो इस ग्राफ का जो एरिया है वो बताएगा कि डाउनलोडेड फाइल्स कितनी हैं, कितनी फाइल्स डाउनलोड हो पाई इस अंतराल में, इस टाइम इंटरवल में। हम देख रहे हैं ना, इंटरनेट स्पीड तो कांस्टेंट है और वो जरूरी भी है किसी भी चीज़ को डाउनलोड करने के लिए। और समय के साथ बीतते समय के साथ, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इंटरनेट स्पीड की वजह से फाइल्स डाउनलोड होती हैं। ठीक, तो मतलब एक्यूमुलेट हो रही हैं फाइल्स एक इस अंतराल में, इस
टाइम इंटरवल में इस टाइम इंटरवल में मेरे बच्चों, मेरे अजीज, इस टाइम इंटरवल में कोई चीज़ इकट्ठा हो रही, कोई चीज़ एक्यूमुलेट हो रही है, वो है डाउनलोडेड फाइल्स। जो भी डाउनलोड कर रहे हो, नोट्स डाउनलोड कर रहे हो या कुछ भी वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, तो इस टाइम इंटरवल में इंटरनेट स्पीड तो कांस्टेंट थी, और इस स्पीड की वजह से कुछ चीज़ डाउनलोड हुई। तो वो कितनी डाउनलोड हुई वो इस ग्राफ के एरिया से पता चलेगा, और इस ग्राफ के एरिया निकालना बहुत आसान है। रेक्टेंगल है ये, तो L/B, ठीक है। या फिर अगर कांस्टेंट रेट से 0 से t सेकंड तक कांस्टेंट रेट से स्पीड, इंटरनेट स्पीड जो है गिरती गई, तो यहाँ का ये ट्रायंगल बन गया, तो ये हाफ बेस इनटू हाइट, ये एरिया निकाल लेते हैं। पर क्या हर बार ये चीजें इंटरनेट स्पीड कांस्टेंट होती हैं, या फिर इनके गिरने का रेट वो कांस्टेंट होता है? नहीं, वो कांस्टेंट नहीं होता। रियल लाइफ सिचुएशंस में ये चीजें कांस्टेंट नहीं होती। इंटरनेट स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, इंस्टेंटेनियस हो सकती है। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक पल में, किसी एक क्षण में ज़्यादा, और किसी दूसरे क्षण में उससे कम। जो इस क्षण में ज़्यादा थी वो घट के कम हो जाए। ये उतार चढ़ाव हो सकता है। यही डिफरेंशियल कैलकुलस में मैंने बोला था कि जो स्पीड है वो वेरी कर सकती है। आप घर से लेकर मॉल तक गए तो एवरेज स्पीड मान लो कुछ आई 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हर सेकंड में 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा था तू? नहीं, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड पे से निकाल के आपको पता चलेगा कि किसी एक पल में स्पीड क्या थी। जैसे इस पूरी जर्नी की जो स्पीड है एवरेज, ऑन एन एवरेज, वो है 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक क्षण में, किसी एक पल में, किसी एक इंस्टेंस पे ये स्पीड 80 भी हो सकती है, ये 120 भी हो सकती है, ये 60 भी हो सकती है। ठीक है, तो वैसे ही चीजें जो हैं कांस्टेंट नहीं हो सकती, और होती भी हैं तो बहुत रेयर केसेस। आम आदमी की जिंदगी की बात करें तो वेरिएशन बहुत जरूरी हो जाता है। अब जैसे उसी इंटरनेट स्पीड की अगर बात करें, वो अगर कांस्टेंट नहीं है, अगर कुछ ऐसी है कि शुरू में तो बढ़ी, फिर कुछ ऐसा उसका ग्राफ बना, फिर से बना दें इंटरनेट स्पीड, और टाइम। अब मुझे 0 से t सेकंड तक मुझे बताओ कि कितना फाइल डाउनलोड हुए 0 से t सेकंड तक। तो तुम बोलोगे कि इसका एरिया निकाल लो। अरे इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये ट्रायंगल थोड़े है, ये ट्रायंगल थोड़ी ही है, ये कुछ ऐसी फिगर है, इतना भी नहीं पर इतना, ये कुछ ऐसी फिगर है, कर्व है, यहाँ कर्व है। तो फिर आप इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये एरिया निकालोगे तो डाउनलोडेड फाइल पता चल जाएंगी इस एक इंटरवल में, इस एक अंतराल में। कैसे निकालोगे? ये ऐसे निकालोगे कि एक तरीका तो ये है कि इसे बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल की स्ट्रिप्स में इसको काटते जाओ, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। बहुत छोटे छोटे जूम कर लीजिए, यूट्यूब में जूम कर सकते हैं। अगर बारीकी से देखना है, अगर तो थोड़ा सा जूम कर लीजिए यूट्यूब को। बहुत छोटे छोटे हमने रेक्टेंगल के स्टेप्स इसमें काट दिए। तो इसमें भी हर एक पार्ट रेक्टेंगल नहीं है। जैसे यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ कर्व है, यहाँ कर्व है, तो ये रेक्टेंगल नहीं हो सकता, तो ये हटा दो।
यहाँ भी ये रेक्टेंगल नहीं हो सकता, यहाँ भी 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 नहीं, यहाँ भी नहीं। ये बचे हुए रेक्टेंगल्स हैं जिनको मैं शेड कर रहा हूँ, वो रेक्टेंगल्स हैं। तो इन रेक्टेंगल्स का ये जैसे छोटे छोटे हमने स्टेप्स काटे थे, मतलब ये डेल्टा टी होगा, ये इंटरवल छोटा सा अंतराल डेल्टा टी होगा। ग्राफ अगर समझ में नहीं आ रहा तो डिफरेंशियल कैलकुलस जैसे रेट मेजरर जो मेरा वीडियो है इसी चैनल पे, यही शर्ट पहनी थी उस वीडियो में, वो देख लेना तो ग्राफ समझ में आ जाएगा। तो ये जो छोटा सा अंतराल है डेल्टा टी, और मान लो इंटरनेट स्पीड को मैंने क्या बोल दें, एस बोल देते हैं, चलो एस। तो एस इंटू डेल्टा टी, ये हर एक रेक्टेंगल का एरिया है। ये क्या है, बेस, ये क्या है, लेंथ। एस इंटू डेल्टा टी, इस इतने सारे जितने हैं, जितने भी हैं, इन सब का अगर समेशन कर दें तो हमें फाइल्स, नंबर ऑफ फाइल्स पता चल जाएंगे जो डाउनलोडेड फाइल्स। क्या ये वैल्यू एकदम एक्यूरेट है? नहीं। चीटिंग अच्छी बात नहीं है, ये एक्यूरेट नंबर नहीं है, बेवकूफ बनाया गया आपको, चीटिंग हुई है। यहाँ पे ये देख लो, ये जो छोटे छोटे फिगर्स हैं जिनमें कर्व है ऐसा, इन्हें तो कंसीडर किया ही नहीं है हमने, तो रेक्टेंगल को कंसीडर किया और उनके एरिया को सम कर दिया, तो नंबर ऑफ फाइल्स आ गए। तो ये अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ फाइल्स देगा ये तरीका समेशन वाला, क्योंकि बहुत सा पार्ट इसमें छूट गया है। अगर तुम्हें अप्रोक्सीमेट चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो यहाँ बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो फिर ये प्लान फ्लॉप हो गया, तो कुछ और देखते हैं फिर। जीरो से टी सेकंड तक हमें निकालना, वो वाला समेशन वाला प्लान तो फ्लॉप हो गया। तो एक तरीका ये है कि जितने छोटे रेक्टेंगल तुमने इसमें स्ट्रिप्स काटी थी उससे भी बहुत छोटे, उससे भी बहुत छोटी, निहायती छोटी स्ट्रिप्स काट लो, बहुत छोटी, बहुत 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 छोटी। मतलब यहाँ मैं अगर बना रहा हूँ तो फिर भी थोड़ा सा फर्क दिखेगा, लेकिन ये वास्तव में बहुत छोटी, जीरो के पास की कोई भी वैल्यू सोच लो, 0.0000001 उससे भी छोटी, 0.000000001 उससे भी छोटी, तो बहुत छोटी, बहुत छोटी, बस जीरो ना हो, जीरो से बड़ा हो, लेकिन बहुत छोटा। ऐसी स्टेप्स काटते जाओ, फिर से इस बार और छोटी। मतलब यहाँ बना रहे तो फिर भी फर्क दिख रहा है, लेकिन वास्तव में बहुत छोटी स्टेप्स। तो इन छोटी स्टेप्स को लेने का फायदा क्या हुआ कि ये जो कर्व था ना, जो हम रेक्टेंगल जब बनाते थे तो ये कुछ चीजें छूट जाती थी ऊपर की, कुछ ऐसी इस टाइप की चीजें, इस टाइप की फिगर, और ये स्ट्रेट लाइन ना होने के कारण इनको हम कुछ, इनका एरिया नहीं निकाल सकते थे, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते थे। तो इतने छोटे लेने से ये जो पार्ट है, जैसे ऐसा था ना पहले, इस छोटी छोटी ये जो फिगर छूट रही थी, तो ये जो पार्ट है कर्व का, इतने छोटी स्टेप्स लेने के बाद ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और ये वाला स्ट्रेट लाइन हो गया, तो मतलब ये पूरा रेक्टेंगल है। अब इसका समेशन कर सकते हो, और ये जो स्टेप्स हैं इतना आसान नहीं है इनका समेशन करना, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर के तकरीबन है, तो इतनी सारी स्टेप्स का
कैसे करोगे समेशन? 5 6 और 3 तो बात अलग थी। तो ये होता है इंटीग्रेशन, ये होता है इंटीग्रेशन, समझ रहे? अब जैसे हमें इंटीग्रेट करना है, मतलब कि इन सभी को जोड़ना है, इन सभी स्टेप्स को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये चीजें, जैसे ये डेल्टा टी है ना, ये छोटा सा डेल्टा टी है और ये एस है। तो एस जो है वो इंटीग्रेट हो रहा है dt तक, समझ रहे हो? जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है वो डेल्टा टी इंटू एस ही तो होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एस डेल्टा टी। कहाँ से कहाँ तक? 0 से t सेकंड तक, तो 0 से t सेकंड तक, ऐसे इसको हम लिखते हैं। और ये निकालने का तरीका बहुत आसान है, बजाय कि उसके समेशन जो हम करते हैं। ये होता है इंटीग्रेशन। अब हर बार जब कोई रिलेशन दी जाएंगी, पहली तो चीज ये दोनों चीजें आपस में रिलेट होनी चाहिए किसी ना किसी प्रकार से। ये इंटरनेट स्पीड और ये टाइम, ये आपस में रिलेट होंगे, तभी इंटीग्रेशन या डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। अब जैसे कोई रिलेशन अगर दे दी, y बराबर टी क्यूब, y बराबर टी क्यूब, और इसका बोले कि इंटीग्रल निकालो y dt। इसका बोले इंटीग्रल निकालो, कैसे निकालोगे? ग्राफ बनाने बैठ जाओगे क्या? उसके कुछ नियम कानून है। देखो, इसमें जैसे कि कोई लिमिट हमें दे दी, या चलो लिमिट नहीं दी, अगर लिमिट ना भी दे तो फिर क्या करेंगे? y क्या है? टी क्यूब, तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, टी क्यूब डी टी। अब क्या करना है? अभी ये क्या हो जाएगा? t की जो पावर है 3, उसमें +1 अपॉन में उसकी पावर का +1, t की जो पावर है उसका +1 डिवाइडेड बाय उसकी पावर का +1, तो ये क्या हो जाएगा? t4/4। ठीक है, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रल t4/4, और प्लस c एक कांस्टेंट लगा देना। क्यों? क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं दी गई, तो एक कांस्टेंट लगा देना। मैथमेटिक्स के रूल्स को इज्जत करते हुए हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं यहाँ, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं ना कि किस इंटरवल के लिए चाहिए, तो इसलिए कांस्टेंट लगा दिया। अगर कोई दिया जाता हमें इंटरवल कि फाइंड इंटीग्रल ऑफ दिस फ्रॉम 0 to 5, ठीक है, तो हम इंटीग्रल कैसे बनाते हैं? 0 to 5 y dt। फिर हम क्या करते हैं? टी क्यूब है इसकी वैल्यू, फिर हम क्या लिखते हैं? पहले तो वही करना है, टी की पावर +1 अपॉन में +1, ब्रैकेट में जो लिमिट है 0 to 5, इसे सॉल्व करो, t की पावर 4 प्लस डिवाइडेड बाय 4 फ्रॉम 0 to 5। अब लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, एक बार इसमें 5 पुट करो t की जगह, 5 की पावर 4/4, और एक बार इसमें 0 पुट करो तो 0 हो जाएगा ये, और माइनस कर दो। एक बार जो अपर लिमिट है उसकी वैल्यू इसमें रखें, और जो लोअर लिमिट है उसकी वैल्यू इसमें रखें, और लोअर लिमिट को घटा दो। ये एक रूल बन गया। इसी रूल की ज़्यादा ज़रूरत है
इसलिए भी इतना बढ़ाया जा रहा है। y की पावर t क्यूब है तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। y बराबर टी क्यूब प्लस 2st² प्लस at और आगे तक ऐसे भी हो सकता है, या फिर माइनस में भी हो सकता है। तो फिर क्या करेंगे, इनका अलग अलग इंटीग्रल निकाल लेंगे और दोनों तीनों को प्लस या माइनस कर देंगे, जो भी करना है। ये है इंटीग्रेशन और ये जरूरी है हमारे चैप्टर में, इसलिए आज ये बता दिया गया। ठीक है, अब जो मेन चीजें हैं, जो मेन डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर की, वो एक बार हम समझ लेंगे। सबसे पहले तो बहुत ही सरल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बड़ा ही आसान है, किसी एक ए पॉइंट से और यहाँ कोई बी पॉइंट है, तो कोई पार्टिकल यहाँ घूमा, 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 घूमा घूमा घूमा, यहाँ और यहाँ आ गया। ठीक है, बहुत ही जटिल पाथ लेके ये बी तक आ गया। तो ये टोटल पाथ क्या है? ये टोटल पाथ क्या है? ये डिस्टेंस है ना। ये क्या है? डिस्टेंस। लेकिन इतने लंबे पाथ को घूमने के बजाय ये सीधा भी तो जा सकता था। ये सीधा भी तो जा सकता था, और ये रास्ता छोटा भी पड़ता है इतने बड़े रास्ते से, सीधा भी तो जा सकता था। तो ये जो शॉर्ट पाथ है, अकल का दुश्मन है ये, इसलिए इसने इतना जटिल पाथ लिया। अगर ये शॉर्ट पाथ लेता तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, तो वो कहलाया जाता है डिस्प्लेसमेंट इसने एक्वायर किया, ना कि कोई अननेसेसरी डिस्टेंस। तो ये क्या है डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट को क्या कह सकते हैं? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि हमें ये पता करना था कि ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, तो डायरेक्शन भी तो होना चाहिए। तो अब शॉर्टेस्ट पाथ तुम यहाँ बना देते, कोई बात होती? बी पॉइंट चाहिए ना, तो यहाँ यहीं बनेगा, तो इसलिए एक डायरेक्शन होना चाहिए, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसे लिखा जाता है एस डेल्टा आर। डेल्टा आर क्यों? क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो ये अगर ए पॉइंट है और ये अगर बी पॉइंट है, ये अगर ए पॉइंट है, ये अगर बी पॉइंट है, ये ओरिजिन है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे? ओरिजिन से ए को जोड़ दो, ये पोजीशन वेक्टर हुआ उसका, मतलब ए की पोजीशन क्या है, वैसे बी का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये इसको बोल दें ए वेक्टर, इसको बोल दें बी वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों के पोजीशन वेक्टर को माइनस करके ही तो जो चेंज है वो प्राप्त होगा। चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, ये करते हैं ना, तभी तो बीच में डिस्प्लेसमेंट है ये पता चलेगा। हमें डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा? अगर कोई इसने पाथ ऐसे लिया, ये तो ठीक है, इसकी मर्जी है, डिस्टेंस इसने चल लिया, लेकिन हमें इसका डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से पोजीशन वेक्टर को आप उसका चेंज निकाल लो। चेंज कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये बीच का जो वेक्टर है ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, तो ये डेल्टा आर वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। डेल्टा आर, डेल्टा इसीलिए लिखा क्योंकि चेंज है। ठीक है, ये बात होगी डिस्प्लेसमेंट की। अच्छा एक बात बताओ,
बात बताना, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा हो सकता है या कभी बराबर हो सकता है? छोटा तो हो सकता है, ये हमने देख लिया छोटा है इसमें, तो क्या कभी डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो सकता है या कभी इक्वल हो सकता है? बताओ। देखो इक्वल कैसे होगा, अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, अगर जो डिस्टेंस है पार्टिकल ने वो सीधे सीधे यहाँ तक चला, ये उसका डिस्टेंस है, और इसका डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो वो भी यही है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हुए मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है पर बड़ा नहीं हो सकता, समझ? इससे ये समझ में आया। हम इसमें लिख देंगे जो डेल्टा आर वेक्टर है, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो लेस देन या इक्वल टू एल, यानी कि डिस्टेंस होगा। इससे ही समझ में आया, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। अब बात करें स्पीड और वेलोसिटी की। दो पॉइंट है फिर से, ए से बी तक कोई चीज गई तो इसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड का मतलब क्या कि ए से बी तक जाने में ऑन एन एवरेज उसकी स्पीड क्या थी, और स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वो कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस की जो लेंथ है वो डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, t1 माइनस t2, t2 माइनस t1। यहाँ t1 पे इसने शुरुआत किया था, यहाँ t2 पे ये पहुंचा, ये आ गई इसकी एवरेज स्पीड। लेकिन मगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक क्षण में स्पीड चाहिए। ऑन एन एवरेज तुमने निकाल ली, ठीक है, किसी एक क्षण में मुझे चाहिए। जैसे कि मुझे यहाँ चाहिए, इस क्षण पे मुझे चाहिए, तो कैसे निकालोगे? तो हम डेरिवेशन करेंगे। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो हो जाएगी dl by dt, स्मॉल चेंज इन l with respect to small change in t, provided that delta t is approximately nearer to 0 but not 0। 0.00001 हो सकता है पर 0 नहीं हो सकता। तो हम इसमें लिख देंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, अप्रोच कर रहा है, और ये dl by dt इसकी पूरी हिस्ट्री, पूरी डेफिनेशन, पूरे ग्राफ डिफरेंशियल कैलकुलस एज में ट्रेजरर वाली वीडियो में मैंने बताया था, वहां से देख लेना, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है ए से बी तक के बीच में? ये डेल्टा आर वेक्टर। तो वेलोसिटी हमने एवरेज वेलोसिटी जो है वो ऐसे डिफाइन करी है। एवरेज वेलोसिटी हमने किया है डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय, यहाँ t2 टाइम लगा पहुंचने में, यहाँ t1 टाइम से शुरू किया था तो t2 माइनस t1, ठीक है।
ये एवरेज वेलोसिटी। लेकिन किसी एक क्षण में मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए थी, मुझे यहाँ कहीं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए थी, तो क्या करेंगे, जो v वेक्टर है वो हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे भी डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो बट इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। भाई जीरो हो जाएगा तो फिर ये तो रिलेशन ही गलत हो जाएगी। कोई चीज x अपॉन जीरो क्या होगा, अनडिफाइंड। तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो बट इट कैंट बी जीरो इन एनी ऑफ द केस। ये चीज है मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस रेट मेजरर में बताई थी। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज है, किसी एक क्षण पे जो एवरेज वेलोसिटी है, जो एवरेज वेलोसिटी जैसे इसी क्षण पे वो भी तो उसी डायरेक्शन में लग रही होगी जिसमें वो इंस्टेंटेनियस स्पीड लग रही थी। अगर इसी पॉइंट पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें और इसी पॉइंट पे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालें, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। तो मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, वो बराबर होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी एक इंस्टेंस पे, एवरेज की बात नहीं हो रही, किसी एक इंस्टेंस पे। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर पता है तो मतलब वो इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा मतलब, क्योंकि वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें तो डायरेक्शन भी है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू अगर पता है तो उसी एक इंस्टेंस में, इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू पता है, उसी एक इंस्टेंस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसकी भी यूनिट है मीटर पर सेकंड। बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ये है कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे अगर वेलोसिटी है v, तो एवरेज, इसमें भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस, एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। यही तो चेंज देगा, फाइनल माइनस इनिशियल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ भी t2 माइनस t1 कर दो, टाइम भी तो चेंज हो रहा है। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो वो हो जाएगा dv by dt, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, वेयर डेल्टा t कैन बी नियरर टू जीरो बट नेवर इक्वल टू जीरो। इट कैन अप्रोच टू जीरो बट कैन नॉट कोइंसाइड विद जीरो। सीधी बात ये, जीरो के बहुत करीब लेकिन जीरो नहीं। और इसकी जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों मीटर पर सेकंड स्क्वायर? क्योंकि वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड, अपॉन में टाइम क्या है, सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए तो बेसिक बातें अभी आज हमने कर ली। मेरे बच्चों, छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि समझने में भी आसानी रहे। काइनेमेटिक्स से थोड़ी मुश्किलें शुरू हो सकती हैं समझने में, तो बार बार रिवाइज करो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तो तब तक इस वीडियो का मज़ा उठाओ। शुक्रिया।